सिचुएशन थी उसके जो हमें सोर्सेज मिले थे दैट इज़ टेल्स यानी स्टोरीज़। तो हमने जो स्टोरी सुनी थी दैट इज़ जटाकाज एंड पंचतंत्र। पंचतंत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी फेमस इंडियन स्टोरीज़ थी। एंड इन्हीं स्टोरी से ही हमें क्या पता चला था, फार्मर्स की सिचुएशन के बारे में पता चला था। फिर हमने ये देखा था कि वो जो फार्मर्स थे राजा से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए अपनी लैंड छोड़कर वो जंगलों में छिप जाया करते थे। लेकिन ये एक कोई सोल्यूशन नहीं था एक प्रॉब्लम का, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिव मटेरियल को इंक्रीज़ करने की टेक्नोलॉजी यानी स्कीम्स लगाई, जिसमें राजा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। तो ये सारी बातें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखो, हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी उसमें इंक्रीज डेवलपमेंट होने लग गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट था वो इवन ओड हो रहा था, यानी किसी को मिल रहा था किसी को नहीं मिल रहा था। जिनको टेक्नोलॉजी से बेनिफिट मिल रहा था उनकी जो प्रोडक्टिव आउटपुट थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, और जिन जो नहीं ले पा रहे थे बेनिफिट, तो उनकी जो प्रोडक्टिव आउटपुट थी यानी क्रॉप्स वगैरह थी वो वैसी कम थी, जिसकी वजह से उन्हें फेमिनाइन को फेस करना पड़ा था। तो इसी से क्या हो गया था, वहाँ पर सोशल डिफरेंस अराइज हो गया था। सोशल डिफरेंस यानी कोई अमीर होता जा रहा था, कोई गरीब होता जा रहा था, तो ये डिफरेंस वहाँ पर अराइज हो गया। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही रहेगा, दैट इज़ 5.3 डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज़। तो वहाँ पे क्या होने लग गया था, रूरल सोसाइटीज़ मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो था, गांव का जो एरिया था, वहाँ पे भी डिफरेंस होने लग गए थे। कुछ किसान बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और कुछ किसान पुअर होते जा रहे थे, तो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया था, एलाइट आ गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था एलाइट का मतलब क्लासेस एमर्ज्ड हो जाना। तो वहाँ पे भी क्लासेस आ गई थी, 3 तरह के लोग वहाँ पर रहने लग गए थे। फर्स्ट वन इज़ लैंडलेस लेबर, ऐसी लेबर जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं हुआ करती थी। सेकेंड इज स्मॉल लैंड ओनर, एंड थर्ड वन इज बिग लैंड ओनर। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ भी पता चलता है तो कुछ ना कुछ सोर्सेज तो उन्हें मिल ही जाते हैं, उन सोर्सेज से ही उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ की जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी। तो इसके लिए जो सोर्सेज सामने आए थे आर्कियोलॉजिस्ट के, वो 2 थे, दैट इज़ ब्राह्मण टेक्स्ट एंड अनदर इज़ संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट जो है वो एक तमिल लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। तो संगम टेक्स्ट और ब्राह्मण टेक्स्ट से पता चला था कि वहाँ पे जो रूरल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे 3 क्लासेस थी। वन इज़ लैंडलेस लेबर, सेकंड इज़ स्मॉल लैंड ओनर एंड थर्ड इज़ बिग लैंड ओनर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब बात करेंगे गृहपति की। गृहपति किनको कहा जाता था? स्मॉल लैंड ओनर और बिग लैंड ओनर को ही क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट CBSE +2 एग्ज़ाम में भी MCQ आया था, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आया था, वेरी शॉर्ट, 1 मार्क के लिए। हु इज़ गृहपति? ओके, तो ये MCQ पॉइंट यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। गृहपति कौन थे? जिनके पास स्मॉल लैंड होती थी या बिग लैंड, यानी लैंड ओनर को ही क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। और जो तमिल का टेक्स्ट मिला था हमें, तमिल की लिटरेचर मिली थी, उससे हमें एक बात और पता चली थी कि जो लार्ज लैंड ओनर्स थे ना, लार्ज लैंड ओनर्स, उन्हें वलार कहा जाता था, वलालर, ठीक है जी। एंड जो प्लो मैन हुआ करते थे, जिनके पास प्लो हुआ करते थे, उन्हें वहाँ पर ओजावर कहा जाता था। एंड जो स्लेव्स हुआ करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे, उन्हें वहाँ पे अधिमही कहा जाता था। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे भी अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लें।
तो मैंने आपको बताया कि जो संगम टेक्स्ट से ये हमें पता चला था कि लार्ज लैंड ओनर्स को वहाँ पे वलालर कहा जाता था, प्लवमैन को उजावर कहा जाता था एंड स्लेव्स को अधिमही कहा जाता था। तो यहीं आपका 5.3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर से क्विक रिविजन करवा देती हूँ। कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वहाँ के फार्मर्स ने डेवलप की थी, जैसे आयरन टिप्ड प्लव लेके आए थे, वुड प्लव हो गया था, होई एग्रीकल्चर हो गया था एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ शुरू करवा दी थी राजा ने। तो इन सारों से क्या हो गया था, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया था, लेकिन कुछ फार्मर्स को ही ये बेनिफिट मिल रहा था और बाकी जो फार्मर्स थे वो वैसे के वैसे ही थे, वो ऐसे कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो रूरल सोसाइटी थी वो 3 क्लास में बट गई थी। एक लैंडलेस लेबरर, एक स्मॉल लैंड ओनर एंड थर्ड इज़ बिग लैंड ओनर। तो गृहपति किसे कहा जाता था, स्मॉल लैंड ओनर और बिग लैंड ओनर को। फिर हमें संगम टेक्स्ट से पता चला कि लार्ज लैंड ओनर को वलालर कहा जाता था, प्लवमैन को जावर कहा जाता था एंड स्लेव्स को अधिमही कहा जाता था। तो यहीं आपका ये 5.3 टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 5.4, दैट इज़ लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट। एलाइट का मतलब आपको पता ही है, क्लास। वहाँ पे भी क्या हो गया था, लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू हो गया था, यानी ज़मीन देना शुरू हो गया था एज अ गिफ्ट मान लो या एज अ सेलर और बायर मान लो। वहाँ पे भी क्या होने लग गए थे, लैंड ग्रांट्स होने लग गए थे। तो अब हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वहाँ जो लैंड ग्रांट्स हो रही थी ना, वो किस तरीके से हो रही थी। कहते हैं अगर कोई टेम्पल बनवाना है, राजा ने कोई टेम्पल बनवाना है, तो वो ब्राह्मण को क्या कर देता था, लैंड ग्रांट कर देता था, यानी उसे वो लैंड दे देता था, उसके नाम कर देता था, या हम कह सकते हैं दान कर देता था। स्कूल्स बनवाने के लिए उनके जो कोर्टयार्ड में गुरुज हुआ करते थे, उन्हें ये लैंड ग्रांट कर दी जाती थी। फार्मर्स को भी क्या किया जाए, जो ट्रस्ट वर्दी उनके फार्मर्स हुआ करते थे, उन्हें भी लैंड ग्रांट की जाती थी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि वो उस जो अब फ्री लैंड थी उस पर वो क्या कर सके, क्रॉपिंग कर सके, जिसकी वजह से वो टैक्स कलेक्ट कर पाएँ। तो इस वजह से भी लैंड ग्रांट कर दी जाती थी एक राजा के द्वारा अपनी प्रजा को। एंड किसी राइवल्स के साथ कोई समझौता करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, तो भी क्या कर दी जाती थी, लैंड ग्रांट कर दी जाती थी। अपनी बेटी की शादी में आपको गिफ्ट देना है, तो भी क्या कर दी जाती थी, लैंड ग्रांट कर दी जाती थी एज अ गिफ्ट। तो इन तरीक़ों से वहाँ पर लैंड ग्रांट की जा रही थी। तो लैंड ग्रांट की जा रही थी। टेम्पल, अगर टेम्पल बनवाना है तो ब्राह्मण को, स्कूल्स बनवाना है गुरुज को, अगर कोई खाली ज़मीन पड़ी है उस पर क्रॉपिंग करवानी है तो वो फार्मर्स को ग्रांट कर दी जाती थी और उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता था। किसी दुश्मन के साथ समझौता करने के लिए भी लैंड ग्रांट कर ली जाती थी, या आपने कहीं वार किया, यानी किसी राजा ने वार किया, तो उस एरिया की लैंड ग्रांट उस राजा को कर दी जाती थी। अपनी बेटी या बेटे की उसमें शादी वगैरह में या वैसे कोई गिफ्ट में भी वो क्या कर देते थे, लैंड ग्रांट कर देते थे। अब ये लैंड ग्रांट करने के लिए एक रजिस्ट्री होती है, आपने सुनी भी होगी। अब हमारे यहाँ पे भी अभी रजिस्ट्री होती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लिया तो उसकी रजिस्ट्री मस्ट होती है। तो उस टाइम पे भी क्या थी, ये रजिस्ट्री प्रोसेसिंग चल रही थी। अब जो रजिस्ट्री वर्क होता है वो स्टैम्प पेपर पे होता है, जिस पे कोर्ट की स्टैम्प लगी होती है। लेकिन उस टाइम पे जो रजिस्ट्री वर्क हो रहा था ना, वो कॉपर प्लेट पे हो रहा था, यानी कॉपर प्लेट पे इंस्क्राइब किया जा रहा था, इंस्क्रिप्शन की जा रही थी कॉपर प्लेट पे। तो कॉपर प्लेट पे यानी तांबे की प्लेट पे क्या कर दिया जाता था, इंस्क्रिप्शन कर दिया जाता था और उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी के नाम कर दिया जाता था, उसे रजिस्ट्री कहा जाता था। और ये जो कॉपर प्लेट थी, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मेनली यूज्ड फॉर रजिस्ट्री वर्क इज कॉल्ड ताम्रपत्र। क्या कहा जाता था, ताम्रपत्र। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ ताम्रपत्र? तो ताम्रपत्र क्या होता था, कॉपर प्लेट होती थी जिस पे इंस्क्राइब करके क्या कर दी जाती थी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी जाती थी। और ये जो रजिस्ट्री थी ना, ये साउदर्न इंडिया में ताम्रपत्र पे जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, साउदर्न
इंडिया में जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी दैट इज़ तमिल और तेलुगु। रेस्ट इंडियन पार्ट में ये जो यूज़ की जा रही थी दैट इज़ संस्कृत। तो तामपत्र के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी साउदर्न इंडिया में तमिल और तेलुगु एंड वेस्ट इंडिया में संस्कृत यूज़ की जा रही थी। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो आपकी बुक में दी गई है। दैट कहानी इज़ रिलेटेड टू प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। ये जो प्रभावती गुप्ता थी ना, ये कौन थी? प्रिंसेस थी किसकी? आपको मैंने गुप्ता एम्पायर के टाइम राजा के बारे में बताया था, दैट इज़ समुद्रगुप्त राजा। या हम इसे चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी ये बेटी थी। उस टाइम पे क्या होता था, एक ऐसा रूल बनाया गया था जिसमें क्या कहा गया था, धर्मशास्त्र। मैंने आपको धर्मशास्त्र के बारे में भी बताया था। धर्मशास्त्र वहाँ के रूल हुआ करते थे जो ब्राह्मण बनाया करते थे, जिसमें ये बताया जाता था कि एक किंग को कैसे अपनी वर्किंग करनी है या पब्लिक को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है। ये सारी बातें धर्मशास्त्र में बताई जाती थी और इसे ब्राह्मण बनाया करते थे। तो धर्मशास्त्र में एक ऐसा रूल बनाया गया था कि फीमेल्स के पास कोई भी राइट नहीं होता था, नो राइट ऑन प्रॉपर्टी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कोई भी राइट नहीं हुआ था। आज के टाइम में क्या है, आप फीमेल यानी आप अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। आप किसी भी फीमेल के नाम प्रॉपर्टी नहीं कर सकते थे, वो इनवैलिड मानी जाती थी, नल मानी जाती थी। तो ये जो समुद्रगुप्त राजा था या चंद्रगुप्त टू की बात करें हम, इनकी एक बेटी हुआ करती थी प्रभावती। उन्होंने क्या किया, धर्मशास्त्र को फॉलो नहीं किया, अनफॉलो किया। उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को काफ़ी सारी लैंड ग्रांट कर दी, यानी इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी। फिर इसकी क्या कर दी गई, मैरिज कर दी गई। इस प्रिंसेस की मैरिज कर दी गई। इसकी जो शादी हुई थी वो बहुत ही पावरफुल राजा के साथ हुई थी, दैट इज़ वक्तक्स। तो उस राजा का क्या नाम था, वक्तक्स। ये बहुत ही पावरफुल राजा था, लेकिन ये क्या था, ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं जी पाया था। तो प्रभावती और वक्तक्स की शादी हो गई, लेकिन ये इसकी डेथ हो गई। तो वक्तक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, अब वो सारी की सारी किसके पास आ गई थी, उस प्रभावती के पास आ जाए। पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी भी इसके पास हो गई और इसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी इसके पास हो गई। तो इसके पास काफ़ी बड़ा लैंड का टुकड़ा आ गया था, जिसकी वजह से ये क्या करने लग गई थी, लैंड ग्रांट करने लग गई थी। लेकिन उस टाइम कोई पावर नहीं होती थी फीमेल्स के पास। इसका जो सन था वो काफ़ी माइनर था। तो राजगद्दी जो थी वो प्रभावती ने ही संभाली, यानी वो उस टाइम पे क्या हो गई थी, क्वीन बन गई थी। क्या बन गई थी, क्वीन बन गई थी। और इसने धर्मशास्त्र को टोटली अनफॉलो किया था, धर्मशास्त्र को टोटली अनफॉलो किया था, जिसकी वजह से इसने लैंड ओनरशिप ले ली थी और उस लैंड को वो ग्रांट करने लग गई थी। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल क्वीन मानी जाती है। धर्मशास्त्र को अनफॉलो किया था और प्रॉपर्टी पे राइट रखना शुरू कर दिया था, और उस प्रॉपर्टी को उसने ग्रांट करना शुरू कर दिया था, ताकि जो लैंड है वो फ्री भी ना रहे और उसका जो कंट्रोल है वो पूरे के पूरे रीजन पे रहता रहे। एंड वहाँ पे जो लैंड ग्रांटिंग सिस्टम था वो काफ़ी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाने लगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई टेंपल बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, मेनली राजा क्या करते थे, अपना कंट्रोलिंग पर्पसेस के लिए भी क्या की जाने लगी थी, लैंड ग्रांट की जाने लगी थी, ताकि उनका जो कंट्रोल है वो ओवरऑल रीजन पे रह जाए। इस वजह से क्या हो गया था, वहाँ पर लैंड ग्रांटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और जो मेन रीज़न था लैंड ग्रांटिंग का क्या था, मैंने आपको समंताज के बारे में पहले भी बताया था
समंताज कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होता है और जो राजा के अंडर वर्क करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन में उनका काफ़ी रोब होता है। तो वहाँ पे समंताज के पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया था और राजा अपनी पावर को खोता जा रहा था। इस वजह से उन्होंने लैंड ग्रांटिंग शुरू कर दी थी। तो ये मेन रीज़न माना जाएगा वहाँ पे लैंड ग्रांटिंग सिस्टम का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने लैंड ग्रांट और न्यू रूरल एलाइट के बारे में जाना एंड हमने रूरल सोसाइटी के डिफरेंस के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी है अटेम्प्ट करने के लिए और बहुत ही इजी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप इसके नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे। 1-2 लेक्चर ही और लगेंगे, हमारा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर अंडरस्टूड रिगार्डिंग योर टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू प्रेयर। सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग। बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप यू